तो कहानी की शुरुआत में हम सोनोदा नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो इलेक्ट्रोड कैप डाल के ओशन की तरफ देख रहा था। बेसिकली ये वो मशीन है जिससे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड की जाती है और इसे आपने ईसीजी करवाते वक्त मरीजों को पहने हुए देखा होगा। खैर अब कोई लेडी बाहर से सोनोदा के विजन को एक स्क्रीन पे देख रही थी और तो और हम समझ पाते हैं कि सोनोदा किसी रिसर्च का टेस्ट सब्जेक्ट था और ये रिसर्च वही लेडी करवा रही थी जिसका नाम इडे था। इडे अब मशीन्स की रीडिंग देखकर घबरा जाती है क्योंकि सोनोदा की ब्रेन की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो रही थी और इडे अब खुद भी इलेक्ट्रोड कैप और वीआर हेडसेट पहन के सोनोदा के रेल में जा घुसती है। वहीं दूसरी तरफ हम सोनोदा के सामने बेड़ियों से जकड़ी एक औरत को देखते हैं जिसे देख सोनोदा काफी डर जाता है और अब सोनोदा के रेल में इडे और वो दोनों ही इस क्रीपी लेडी के चंगुल में फंस जाते हैं, जहां ये लेडी सोनोदा और इडे दोनों को ओशन में डुबो के खत्म कर देती है। अब ओशन में हम एक टेंपल की गेट भी लगी हुई देखते हैं जिसे जापानीज में टोरी कहा जाता है और आप इस स्टोरी को ध्यान में रखना क्योंकि ये आगे काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। खैर तो अब जैसे ही वर्चुअल रियलिटी में इडे और सोनोदा खत्म होते हैं तो रियल लाइफ में भी उनकी बॉडी खत्म हो जाती है और ओपनिंग सीन में हम इडे को अपने सीट पे बिल्कुल भीगा हुआ पाते हैं जिसके सर से खून टपक रहा था, इंडिकेटिंग कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। खैर अब कहानी एक लड़के टोमोहिको पे फोकस करती है जिसे मैं आगे वीडियो में टोमो कहूंगा और यहाँ टोमो किसी वीआर में था जहाँ इडे उसका स्वागत करती है। मतलब इडे रियल में तो नहीं थी, बस प्रोग्रामिंग में एज ए होस्ट टोमो को वेलकम कर रही थी। इडे टोमो को बताती है कि उसे यहाँ न्यू वर्ल्ड कंपनी की तरफ से बुलाया गया है जहाँ वो इनका मेन साइंटिस्ट है और इनके ग्रुप ने पूरे आइलैंड को स्कैन करके इसकी रेप्लिका बनाई है। इनके टीम में 4 और लोग थे जिनका नाम था यामामोटो, कीताजिमा, मियो एंड म्यूरी। इतना सब कहने के बाद इडे टोमो के कान में विस्पर करती है कि एक बार आप आइलैंड में सेटल हो जाएंगे तो मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बताऊंगी। लेकिन तभी रिन नाम का व्यक्ति आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसका वीआर सेट खोल लेती है और टोमो आगे कहानी नहीं देख पाता। मतलब टोमो यहाँ इस टीम को ज्वाइन करने फेरी से इस आइलैंड में आ रहा है और कुछ समय बाद वो आइलैंड में पहुंच भी जाता है। यहाँ यामामोटो टोमो को पिक करने आया था और हम उनकी बातों से समझ पाते हैं कि टोमो बिल्कुल इंट्रोवर्ट सा लड़का था जो शायद ज्यादा बातें नहीं करता और उसने ये रिसर्च में पार्ट इसलिए लिया क्योंकि उसे वीआर में अपने लिए एक ऐसी दुनिया चाहिए थी जहां उसे कोई भी परेशान ना करे। इनके जर्नी के दौरान हम शहर में लगे एक और टोरी को देख पाते हैं जो यहाँ की शमन या प्रीस्टेस का घर था नेम्ड टोकी। तभी इनकी गाड़ी फैसिलिटी में पहुंचती है और हम इन रिसर्चर के सर्वेंट को देखते हैं जिनका नाम शिगे था। शिगे काफी बूढ़े आदमी थे और वो इस टीम का सारा काम कर दिया करते थे, लाइक कुकिंग करना, क्लीनिंग करना वगैरह वगैरह। खैर अब अंदर जाकर टोमो किसी को हाय हेलो बोले बिना ही काम पे लग जाता है जिससे सारे लोग उसे अजीब सा लुक देते हैं। इसके बाद सारे टीम मेंबर्स मिलकर टोमो के ही बनाए हुए वर्चुअल रियलिटी में जाते हैं जिससे सब काफी इंप्रेस हो जाते हैं और वो अपने रिसर्च की पूरी प्रक्रिया इन्हें एक्सप्लेन करने लगता है। सारे लोग उसके काम से बड़े खुश थे लेकिन तभी एकदम से सीन चेंज होता है जहां वीआर की दुनिया में झट से अंधेरा हो जाता है और टोमो उसमें अकेला था और उसके रिस्ट पे 004 मार्क आ गया था। अब टोमो के सामने एक शेड जैसा कुछ तो आता है जहां उसे एक आदमी दिखता है जिसे वही जंजीरों वाली औरत सेड्यूस कर रही थी और वो औरत टोमो को भी हॉन्ट करने लगती है। तभी मियो टोमो का वीआर हेडसेट निकाल लेती है जिससे वो बच जाता है। मतलब ये जो कोई भी औरत थी वो वीआर की दुनिया में लोगों को हॉन्ट कर रही थी और अगर वहां लोगों को हर्ट किया जाए तो रियल वर्ल्ड में भी लोगों की मौत हो जाती थी। अब अपने होश में आकर टोमो यामाकोतो से पूछता है कि मिस इडे कहाँ है। इस पे सब उसे बताते हैं कि इडे की तो मृत्यु हो गई थी और ये सीन हम व्यूअर्स ने देख रखा था। ये सुन टोमो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे तो मालूम ही नहीं था कि इडे अब इस दुनिया में नहीं है। खैर अब सीन शिफ्ट होकर रिन पे फोकस करती है जो अपने घर से खाने की थाली लेकर कहीं जा रही थी लेकिन रास्ते में कुछ लड़कियां उसे बुली करने लगती हैं। लेकिन रिन भी सबको मुंह तोड़ जवाब देकर अपने रास्ते बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि वो शिगे के घर आई थी जहां वो हमेशा उनके लिए खाना रखा करती थी। मतलब उसका और शिगे का एक अच्छा रिलेशन था जहां वो शिगे की मदद किया करती थी। वहीं हम शिगे को टाउन में देखते हैं जो एक बड़े से स्टोन की पूजा कर रहे थे विच वाज कॉल्ड डीमन ब्लॉकिंग स्टोन और इस स्टोन पे वो कुछ ऑफरिंग वगैरह चढ़ा रहे थे लेकिन कुछ बदमाश बच्चे शिगे को बुली करते हैं और उसके साथ बदसलूकी करते हैं। ओल्ड शिगे बच्चों को कुछ भी नहीं कह पाता, इनफैक्ट वापस लौटता है और रात को घर वापस आकर रिन का दिया हुआ खाना खाता है। खैर अब अगले दिन टोमो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस जाता है अपना न्यू रेसिडेंट फॉर्म लेने लेकिन वहां का स्टाफ उसे गलती से मिस्टर सोनोडा का सामान पकड़ाने लगता है। सोनोडा आपको याद ही होगा, वही आदमी जो मिस इडे के साथ समाप्त हुआ था। तो हाँ, उसी का सामान पकड़ाने लग गया था लेकिन सुन सोनोडा की बेटी तमाको ऑफिस आकर अपने फादर का रिमेनिंग सामान कलेक्ट कर लेती है। अब वही ऑफिस में टोमो को पता चलता है कि मार्च के महीने में इडे की मौत हुई थी और उसे याद आता है कि जो वीआर रिकॉर्डिंग वो देख रहा था उसमें डेट थी 14 मार्च। खैर अब टोमो और तमाको एक ही बस में बैठकर घर जा रहे होते हैं लेकिन उन्हें अपने स्टॉप से पहले ही उतरना पड़ता है क्योंकि बस आधे रास्ते ही खराब हो जाती है। अब तमाको टोमो से रास्ता पूछना चाहती थी लेकिन टोमो उससे कोई बात किए बिना ही वहां से चला जाता है। दोनों अपना रास्ता भूल चुके थे और चलते चलते
प्रीस्टेस टोकी के घर के सामने वापस मिलते हैं, जहां अचानक से शीगे दौड़ते हुए आ जाता है, लेकिन वो तोमो को वहां देख अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तभी दोनों अंदर तोकी के घर चले जाते हैं, जो उन्हें अपने पास बिठाकर कुछ चैंटिंग्स वगैरह करती है और एक एक कर उनका हाथ पकड़कर कुछ प्रेडिक्शंस करने लगती है। जैसे पहले वो तमाको का हाथ पकड़ के बताती है कि उसके फादर पानी में डूब के खत्म हुए थे, और तभी तमाको को हेलुसिनेशन होने लगता है कि उसके पिता के एशेस की बॉक्स से पानी निकल रहा था, लेकिन ये बस तमाको को ही दिख रहा था। खैर, अब तोकी तमाको का हाथ पकड़ के प्रेडिक्ट करती है कि जो भी उसे फॉलो करेगा वो उसी के समान मरेगा। अब इस बात का कोई सेंस तो नहीं बन रहा था, लेकिन हम तोमो के पीछे सोनोडा और इडे दोनों की आत्मा को खड़ा देखते हैं, और तभी तमाको भी डिजी फील करती है, जिससे तोमो उसे छोड़ने जाता है। तमाको तोमो को अपने फादर के बारे में बताती है, जहां तमाको के चाइल्डहुड में ही उसके फादर ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था, और तब से इनका कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन क्योंकि वो सोनोदा की डॉटर है, तो एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका आखिरी राइट्स करने यहाँ इस आइलैंड में आई है। बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है, और तोमो तमाको का सामान रखवाने घर आता है। तभी तोमो को रियलाइज होता है कि सोनोडा के घर से बीच का वही दृश्य दिखता है जो उसने वीआर वर्ल्ड में देखा था, और वो तमाको से पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर यहाँ किसी औरत के साथ रहते थे, क्योंकि तोमो ने तो वीआर में एक औरत को भी देखा था ना। और ये बात सुनकर तमाको उदास हो जाती है। खैर, अब रिसर्च लैब में लौटकर तोमो ये बात पता करने की कोशिश करता है कि मिस ईडे और सोनोडा में क्या रिलेशनशिप थी, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। ऐसे में तोमो दोनों की ब्रेन फ्रीक्वेंसीज को मॉनिटर पे विजुअलाइज करके ये पता लगाता है कि दोनों ही मृत्यु के वक्त एक ही जगह पे थे, यानी सोनोडा के घर के सामने वाले बीच में, और इनको स्क्रीन में अचानक एक रेड ड्रेस पहनी औरत भी दिखती है, जिससे सब डर जाते हैं, ऑल्दो उस औरत का चेहरा क्लियर नहीं था। तोमो ये सब देख उसके टीम को एक्सप्लेन करता है कि इडे इन सब से कुछ सीक्रेट छिपा रही थी, और इनका जो टेस्ट सब्जेक्ट था सोनोडा, उसकी मौत अननेचुरल थी। अब सारे इस पे पूछते हैं कि सोनोडा और इडे एक साथ कैसे खत्म हो सकते हैं। I mean, दोनों तो अलग अलग जगह पे मिले थे ना। जिसपे तोमो इनको ब्रेन सिंक्रोनिसिटी की थियरी समझाने लगता है। अब ब्रेन सिंक्रोनिसिटी उस फिनोमेनन को कहते हैं जहां दो इंडिविजुअल अपने बॉडीली सेंसेस के बियॉन्ड जाकर चीजें शेयर करते हैं। जब दो लोग आपस में सिंक हो जाते हैं, तब वो फियर, जॉय, एंगर सभी तरह के इमोशंस को शेयर करते हैं। अब ऑलरेडी इडे सोनोडा की ब्रेन की इमेजिंग कर रही थी, और एंड मोमेंट में वो खुद के साथ भी यही करी थी टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद सोनोडा। इसलिए दोनों की ब्रेन डेटा सिंक हो गई, और जिस डर से या जिस अजीब तरीके से सोनोडा खत्म हुए, इडे भी सेम तरीके से खत्म हो गई। अब एक अजीब बात यह थी कि इडे की आत्मा को शीगे भी सेंस कर सकता था। खैर, सवाल यह था कि वीआर के अंदर वो औरत कौन है, और ये जानने के लिए सारे टीम मेंबर्स अपने भी ब्रेन के स्कैन्स देते हैं, जिससे कुछ पता चल सके। इन सभी की मेमोरीज वगैरह मिलाकर भी इस औरत के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। वहीं दूसरी तरफ तमाकी, मतलब वही तमाको है जिसको मैं तमाकी बोल रहा हूँ, क्योंकि सबटाइटल्स में तमाको लिखा था और फिल्म के अंदर तमाकी बोला गया है। तो हाँ, अगर मैं तमाको बोलूं या फिर तमाकी, आप समझ जाना मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, तमाकी को अपने फादर के सामान में बैंक के पासबुक्स मिलते हैं, जिसमें हर महीने उन्हें एक कंपनी से एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता रहता था, और वो ये बात तोमो को बताती है। तभी तोमो को क्लिक होता है कि इडे और सोनोडा एक ही तरीके से मरे हैं, जिसका प्रेडिक्शन तोकी ने पहले ही करा था। तो वो अब अपनी ईसीजी मशीन लेकर सीधा तोकी के पास जाता है और उसके ब्रेन की इमेजिंग करने की सोचता है। अब तोकी भी तमाकी के हाथ पकड़ कुछ चैंटिंग वगैरह करती है, जिससे तोकी के सामने रखी व्हाइट कंटेनर में से पानी निकलने लगता है, और तमाकी अपने पीछे अपने फादर के स्पिरिट को महसूस करती है। तभी तोकी के ब्रेन की इमेजिंग भी होने लगती है, और तमाकी तोकी का हाथ वापस पकड़ लेती है, लेकिन सून शी रियलाइजेस कि उसने किसी भूतिया हाथ को पकड़ रखा था, जिससे वो बहुत डर जाती है। ऐसे में एक्सपेरिमेंट यहीं पे रोकना पड़ता है। खैर, बहुत हद तक इनको रीडिंग्स मिल गई थी, तो वो तोकी के ब्रेन डेटा को लेकर एक वीआर वर्ल्ड बना रहे थे, जहां शायद इस औरत का कुछ पता चल जाए। लेकिन तमाकी को यह जानना था कि उसके फादर की मृत्यु हुई कैसे, जिसके लिए वो इस टीम का साथ दे रही थी। अब ये डेटा को अपलोड होने छोड़ देते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वहीं हम शीगे को देखते हैं, जो अपने घर में बैठकर ओकिनावान सांशिन बजा रहा था, जो एक ट्रेडिशनल जापानीज म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था मेड विद स्नेक स्किन। शीगे यहाँ एक गाना भी गा रहा था, जो किसी लेडी के बारे में था, और ये गाना इन जनरल काफी उदास सा गाना था। हर रात को कीताजिमा ड्रिंक करके रिसर्च रूम में घुस जाता है, जहां हम देखते हैं कि तोकी की ब्रेन डेटा सिंक हो गई थी, और जैसे ही कीताजिमा वीआर हेडसेट पहनता है, रिसर्च लैब में एकदम से वही एंटिटी आ जाती है, जहां लैब का फ्लोर पानी जैसा बन जाता है। खैर, अगले दिन सारे लोग रिसर्च लैब में आते हैं, तो इन्हें फ्लोर पे पूरा पानी दिखता है। ऐसे में सभी सीसीटीवी चेक करते हैं कि आखिर पिछली रात हुआ क्या। फिर अचानक से उनके स्क्रीन पे वही बीच वाली वीडियो चलने लगती है, जहां वो एंटिटी थी, लेकिन वो एंटिटी वीआर से गायब थी, और अगले ही क्षण हम देखते हैं कि
कीताजिमा के सामने वो लड़की आ गई थी और सब उस स्टोरी को भी देख पाते हैं जो ओशन के बीच गरा हुआ था। कीताजिमा उस स्टोरी की तरफ जाने लगता है और उसे वही एंटिटी पानी में डुबोने लगती है। इनफैक्ट तमाकी को भी यहाँ एक लंबा सा हेयर स्ट्रैंड मिल जाता है, जिससे लोग समझ जाते हैं कि पिछली रात ये एंटिटी वीआर के रिल्म से निकलकर इनके रिल्म में आ गई है। अब रिसर्च रूम को साफ करने की जिम्मेदारी शिगे की होती है और बाकी सब भी इस बात से परेशान थे कि अब आगे किसका नंबर लगने वाला है। खैर अब उसी रात म्युनिसिपैलिटी ऑफिस के 3 मेंबर्स रात को जंगल के रास्ते अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी वो एंटिटी इन पे हमला कर देती है। अब उस ग्रुप में जो लेडी थी वो तो इस एंटिटी को देख के ही भाग खड़ी होती है, लेकिन एक जो ऑफिसर था उसे ये एंटिटी पैर पकड़ के खींच लेती है और बुरी तरीके से समाप्त कर देती है। इस आदमी का एक साथी उस एंटिटी को देखता है और डर के मारे घर भागता है। मतलब यहाँ कीताजिमा और फिर ये ऑफिशियल उसी एंटिटी के हाथों खत्म हो चुके थे। अगले सीन में हमें तमाकी को दिखाया जाता है जो रिन से कुछ बातें करना चाहती थी, लेकिन रिन उससे कोई बात नहीं करती। अब रिन रोज की तरह शिगे के लिए टिफिन लेके आई थी, लेकिन वो शिगे को जंगल के रास्ते कहीं जाते हुए देखती है और रिन भी उसका पीछा करती है। रिन अब बीच के किनारे आ गई थी जहां उसे शिगे वही एरिसा गाना गाते हुए दिखता है और उसके सामने वही श्राइन की गेट या टोरी थी। रिन देखती है कि इस गाने से सारे कौवे आइलैंड के ऊपर मंडराने लग गए थे और रिन इससे डर के घर भाग जाती है। खैर अब शिगे रात को ऑफिशियल के फ्यूनरल में जाता है, लेकिन एक आदमी उसे भगा देना चाहता था एज वो नौकर था। इस सीन से हम समझ पाते हैं कि शिगे को गांव के अपर क्लास के लोग पसंद नहीं करते थे, इनफैक्ट उसे ठीक ढंग से बात तक नहीं करते थे। शिगे इस बर्ताव से परेशान हो जाता है और वो रिटेलिएट करता है सेइंग कि हमारे कास्ट को भी फ्यूनरल में आना अलाउड है। फ्यूनरल में शमन टोकी भी आई हुई थी जो शिगे के दुख को समझती है और उससे प्यार से पूछती है कि तुम जिस घर में नौकरी करते हो वहाँ के लोग किस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पे हम मुइरी को नहाते हुए देखते हैं जहाँ बाथ टब में उसे वही औरत हॉन्ट करने लगती है और वो एंटिटी अपने डरावने हाथों से मुइरी को छूती है, जिससे मुइरी का शरीर भी भयानक होने लगता है। ऐसे में मुइरी जोर जोर से चीखती है और अब घर के बाकी लोग उसे संभालते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो प्रीस्ट टोकी से मदद लेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो कोई साधारण घटनाएं तो नहीं थी। तो इसके बाद कहानी आती है टोकी के घर पे, जहां वो इस रेड कपड़े में पहनी औरत की बैक स्टोरी सभी को बताने लगती है। तो ये स्पिरिट इमाजो नाम की एक औरत की थी जो काफी सालों पहले इस आइलैंड पे रहती थी। इमाजो एक स्लेव या नौकर जैसी थी जो अपने मालिक के लिए काम किया करती थी। इमाजो का मालिक उसके साथ गलत किया करता था और उसे काइंड ऑफ अपने साथ एज ए कंसॉर्ट रखता था, जिससे मालिक की पत्नी काफी नाराज रहती थी। अब मालकिन आए दिन अपने गुस्से के चलते इमाजो पे शारीरिक अत्याचार करती थी और एक बार तो हद ही हो गई जहां उसके मालकिन ने इमाजो को जंजीरों से बांधकर एक टोरी से लटका दिया। इनफैक्ट गांव वाले उसे पत्थर मारने लग गए। इससे इमाजो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वो हाई टाइड के कारण पानी के अंदर डूबकर खत्म हो गई। तो अब आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि एंटिटी हमेशा जंजीरों में क्यों रहती थी या वो सभी को पानी में डुबोकर ही क्यों खत्म कर रही थी। तो इमाजो के मृत्यु के बाद ही आइलैंड में स्ट्रेंज घटनाएं होने लग गई थी, जहां मालिक की पूरी फैमिली, उसके स्लेव्स, मालकिन, सारे लोग एक एक करके निपटने लगे और इमाजो ही ये सब कर रही थी। लेकिन इमाजो की आत्मा इतने से शांत नहीं हुई और वो आइलैंड के सभी लोगों को मारने लगी और इसी फेनोमेनन को सारे लोग इमाजो का कर्स कहने लगे। अब बाहर बैठकर शिगे भी ये सारी बातें सुन रहा था और टोकी का मानना था कि इमाजो ने ही तमाकी के फादर को भी खत्म करा है। टोकी इन्हें आगे बताती है कि यह आत्मा इमाजो बार बार इनके वीआर और इस दुनिया में भटक रही है और इनके टीममेट्स को खत्म कर रही है। अब टोमो टोकी से पूछता है कि इमाजो के श्राप से हम आइलैंड को कैसे बचा सकते हैं। इस पे टोकी कहती है कि इमाजो इस दुनिया और अपने दुनिया में एक गेट के जरिए आया जाया करती है, तो अगर तुम चाहते हो कि वो कभी इस दुनिया में वापस ना आए तो तुम्हें उस गेट को आइडेंटिफाई कर उसे इस साइड से बंद करना पड़ेगा, जिससे वो हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएगी। तो हाँ, समाधान मिल चुका था, जिसके बाद टोमो की पूरी टीम रिसर्च लैब जाती है और टोमो अब खुद वीआर के रिल्म में जाके उस आत्मा के गेट को ढूंढने वाला था। टोमो ये भी रीजनिंग देता है कि उसे विश्वास नहीं होता कि कोई आत्मा या सुपरनैचुरल चीज किसी टेक्नोलॉजी में घुस के इंटरफेयर कर सकती है, एंड दैट साउंड्स काइंड ऑफ लाइक ए बग जिसको वो खुद फिक्स करना चाहता है। अब इनका टीममेट यामामोटो भी उसका साथ देने जाता है और दोनों हेडसेट पहन ही रहे होते हैं कि तभी मुइरी को वापस से इमाजो की आत्मा दिखती है जो उसे सभी के सामने रिसर्च लैब के फ्लोर में ऐसे डुबो देती है जैसे वहां कोई पॉन्ड हो। सो हाँ, अब टोमो के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वो जल्दी जल्दी लॉग इन कर वीआर में पहुंच जाता है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ ये था कि यामामोटो उसके साथ अंदर नहीं जा पाता। जी हाँ दोस्तों, तो अब टोमो अकेले ही खुद को उसी बीच में टोरी के सामने पाता है और अंदर ओशन में इमाजो मुइरी को डुबो रही थी, लेकिन एन मौके पे टोमो इमाजो को पानी के अंदर खींच लेता है, जिससे म्यूरी इमाजो के चंगल से छूट जाती है। लेकिन टोमो तो खुद वहीं फंस चुका था। अब जैसे ही इमाजो म्यूरी को छोड़ देती है तो वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है, लेकिन टोमो रियल वर्ल्ड में बेहोश सा होने लगता है। अब इस पॉइंट पे तमाकी कहती है कि टोमो वीआर की दुनिया में इमाजो को लॉक करने गया है, लेकिन हम भी इसी बीच में उसके गेटवे ढूंढकर उसे खत्म कर देते हैं, जिससे इमाजो कभी भी इस दुनिया में नहीं आ पाएगी। मतलब ना गेट रहेगा ना ही इमाजो वापस आएगी। सो यस, म्यूरी अब सैटेलाइट की मदद से गेट को ढूंढने लगती है और उसे गेट मिल भी जाता है, जिसके बाद
यामामोटो अपने सारे टूल्स वगैरह लेकर उसी आइलैंड के पार्ट की तरफ जाने लगता है जहाँ टोरी है। ये वही जगह है जहाँ हम शीगे को गाना गाते हुए सुने थे। वहीं दूसरी तरफ टोमो वीआर की दुनिया से अचानक कट ऑफ हो जाता है और रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। तभी वहाँ रूम में टोरी गेट आ जाती है और सारी लड़कियां उसे देख डर जाती हैं। अब क्योंकि टोरी गेट आ गया था तो इमाजो भी इनके आसपास घूमने लगी थी और वो टोमो के बॉडी को वापस डुबोने ले जाती है। तभी रियल लाइफ में यामामोटो श्राइन के गेट को कट कर देता है, लेकिन तब तक इमाजो उसको भी समाप्त कर देती है। वहीं रिसर्च रूम में शीगे आता है और वो अपने टूल से सारे मशीनरी को तोड़ने लगता है, सेइंग कि इमाजो को आजाद करो। अब मशीनरी टूट जाने से टोमो वापस आ जाता है, लेकिन शीगे इन सभी को धन्यवाद देता है, सेइंग कि तुम लोगों ने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। अब सारी लड़कियां यामामोटो को ढूंढने जाती है, लेकिन जाते जाते तमाकी तोमोहिको से कह जाती है कि क्या तुमने ऐसी दुनिया बनाने की सोची थी जहां सारे लोग खत्म हो रहे हों। खैर अब टोमो को शीगे का ब्रेन डेटा मिलता है जहां हम शीगे के बचपन की कहानी जान पाते हैं। तो बात तब की है जब शीगे 9-10 साल का था और उसकी माँ अचानक से बिल्कुल बदल गई थी। उसकी माँ आइलैंड के मेल्स के साथ इंटीमेट हुआ करती थी और वो ये सारी हरकतें शीगे और अपने पति के सामने भी करा करती। आइलैंड के लोग कहने लगे कि शीगे की माँ को इमाजो ने पजेस करा है जिससे वो पागल हो गई है, लेकिन आइलैंड की औरतें तो उससे काफी गुस्सा थी, इसलिए वो शीगे की माँ को मारा पीटा करती थी। इनफैक्ट इस बात के लिए शीगे को भी उसके क्लासमेट्स बुली किया करते थे। शीगे स्टिल अपनी माँ को बचाया करता था, लेकिन एक रोज उसकी माँ उसके साथ भी गलत करने लग गई थी, जिसके चलते शीगे ने उसे खत्म कर दिया। मतलब ऐसा दिखाया तो नहीं गया है कि एग्जैक्टली कैसे उसने ऐसा किया, लेकिन हम ये समझ पाते हैं कि ऐसा ही हुआ था। ऑल्दो इस पूरे घटना की वजह से शीगे की लाइफ खराब हो गई और आइलैंड के लोग उसे एज ए स्लेव ट्रीट करने लगे। खैर प्रेजेंट टाइम में रिन शीगे के घर जाती है, जहाँ शीगे अपने सीक्रेट कमरे में बैठकर वही सॉन्ग गा रहा था और हम देखते हैं कि ये कमरा स्नेक के स्किन से भरा हुआ था, जहाँ रिन के बनाए हुए ओरिगामी स्वान्स भी लटक रहे थे। रिन के उस कमरे में आते ही शीगे बाहर से दरवाजा लगा देता है और उसे अंदर रहने को कहता है, क्योंकि उसके मुताबिक ये आइलैंड आज खत्म होने वाला है। अब ये कहानी तोकी भी तमाकी को सुना रही थी, जिसके बाद तमाकी सीधे शीगे के घर आती है, जहाँ उसे कमरे में रिन बंद मिलती है। अब अंदर जाते ही शी डिस्कवर्स कि शीगे के इस कमरे में भी एक टोरी है और शीगे इमाजो को इसलिए आजाद करना चाहता था क्योंकि कहीं न कहीं वो इमाजो में अपनी माँ को देखता था, मतलब उसकी वही माँ जिसके ऊपर आइलैंड के लोगों ने अत्याचार किया था। और देखा जाए तो इमाजो के ऊपर भी आइलैंड के लोगों ने अत्याचार किया था। एनीवेज तभी टोरी के पीछे वाली दीवार थोड़ी सी टूट जाती है और वहां ये दोनों शीगे की माँ की डेड बॉडी को देख पाते हैं। मतलब शीगे ने अपनी माँ को समाप्त कर दिया था, लेकिन उसे एज ए गॉड मानता था, तभी तो वो उनके समाधि के सामने एक टोरी लगाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ शीगे भी आइलैंड में घूम घूम कर अपने माँ को इस आइलैंड में बुला रहा था, जहाँ वो बहुत सारे ओरिगामी स्वान्स उड़ाता है और खुद को समाप्त कर लेता है। एनीवेज तो अब रिन तमाकी को भी उसी जगह ले जाती है जहाँ उसने शीगे को देखा था और ऐसा ही श्राइन गेट था। तो अब तमाकी, रिन, म्यूरी, मियो सारे उसी टोरी के पास इकट्ठा होते हैं जहाँ से इमाजो इस दुनिया में आती थी और ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस गेट को ये हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो जैसे ही वो लोग इस गेट को जलाने वाले थे कि तभी इमाजो तमाकी पे झपटती है, लेकिन इससे पहले कि वो तमाकी को चोट पहुंचा सके, टोमो अपना वीआर हेडसेट पहन के उसी बीच में पहुंच जाता है और वो इमाजो को रोक लेता है, जिससे इमाजो वापस पानी में गिर जाती है और इन लोगों को मौका मिल जाता है उस गेट को जलाने का। इसका मतलब ये दोस्तों कि टोमो अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, जहां उसने खुद ही इमाजो को पकड़कर उसे पानी में डुबो दिया और इससे इमाजो वापस कभी नहीं आ पाएगी। तो हाँ, रियल लाइफ में टोरी के जलते ही इमाजो की आत्मा भी जलने लगती है और तमाकी वापस रिसर्च रूम में भागती है। हम देखते हैं कि टोमो दूसरे रेल्म के पानी में डूबने ही वाला था कि तमाकी उसे बाहर से आवाज लगाती है और टोमो को उस रेल्म से बाहर खींच लाती है। जी हाँ दोस्तों, टोमो जो कि खुद को सैक्रिफाइस करने गया था वो भी यहाँ बच गया है और हम पहली बार टोमो को तमाकी को अपनाते हुए देखते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हादसे के कुछ दिन बाद हम तमाकी और टोमो को फेरी से वापस लौटते हुए देखते हैं, जहाँ तमाकी को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि उसने वापस से समुद्र में गिरे उस टोरी को देखा है और शीगे उसके सामने बैठ वही गाना गा रहा है, लेकिन अगले ही पल सब ठीक हो गया था। तमाकी और टोमो भी आपस में एक दूसरे को अपना लेते हैं, ऑल्दो उन्हें इस हादसे का ट्रॉमा था, स्टिल वो अब एक दूसरे के साथ थे, बीइंग देयर सपोर्ट। मूवी के एंडिंग सीन में हम रिन को शीगे का शिनशिन बजाते हुए देखते हैं, जो सेम गाना गा रही थी और धीरे धीरे खुद भी समुद्र में सम्मिलित हो जाती है। इमोशन मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इमोशन मूवी की कहानी, जहां कहानी न्यू वर्ल्ड वर्चुअल रियलिटी में और प्रेजेंट टाइम में घूमती रहती है। कहानी में एक वेंजफुल स्पिरिट होती है इमाजो, जो कि आइलैंड के लोगों के हाथों प्रताड़ित हुई थी और वो अपना बदला लेने वापस आई थी। अब वो कैसे वापस आई थी? वेल, एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से, जहां रियल और वर्चुअल वर्ल्ड लगभग एक हो गए थे और उसका गेटवे था वही ओशन में गरा टोरी। अब ये स्पिरिट इतने गुस्से वाली थी कि वो सोनोदा, इडे, यामामोटो, कातिजिमा सभी को मौत के घाट उतार दी और वो टोमो को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, ऑल्दो टोमो लास्ट में बच गया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गांव का एक स्लेव शीगे इमाजो को अपनी माँ से तुलना करने लगता है, जिसपे गांव वालों ने काफी अत्याचार किया था, जबकि वो
तो इमाजो के शाप से पीड़ित थी, या साइंटिफिक टर्म्स में कहें तो मेंटली इल थी। उसकी मदद करने के बजाय सबने उनका जीना मुश्किल कर दिया और अंत में शीगे की तबीयत भी खराब हो गई, जहां वो इसी एंटिटी को इस दुनिया में ले आया जिससे आइलैंड के सभी लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन अंत में तमाकी, तोमो, म्यूरी, मियो और रिन मिलके इस शाप से आइलैंड को मुक्त कराते हैं। अब एंडिंग सीन से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या इमाजो वापस आ गई है, तो मेरे हिसाब से नहीं, ये बस तमाकी का ट्रॉमा था जो उसे दिखता है। ऑल्दो कई लोग ये मानते हैं कि हाँ, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और वापस आ सकती है, जिससे हम फिल्म का पार्ट 2 भी देख सकते हैं। वहीं अब रिन की बात की जाए तो हो सकता है वो खुद को समाप्त कर ली, क्योंकि वो शीगे से काफी अटैच्ड थी। इनफैक्ट उसने शीगे को वादा भी किया था कि वो हमेशा उसके साइड रहेगी। तो शीगे के जाने के बाद रिन को कहीं ना कहीं बहुत दुख हुआ और तभी तो वो सेम गाना गा रही थी, सेम इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही थी और फाइनली ओशन में सम्मिलित हो गई। अब जापानीज फोकलोर में एक एंटिटी होती है जिसे हम नूरे ओना कहते हैं, जो समुद्र में रहती है। नूरे ओना का चेहरा तो एक सुंदर फीमेल का होता है, लेकिन उसकी बॉडी सर्पेंट की होती है। नूरे ओना अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित कर उनका शिकार करती है। यूं तो उसके सुंदर सुंदर लंबे बाल होते हैं और कभी कभी वो अपने गोद में एक बच्चे को लिए दिखती है। अब इस मूवी में एंटिटी नूरे ओना तो नहीं थी, लेकिन उसके कुछ कैरेक्टर्स नूरे ओना जैसे थे। फॉर एग्जाम्पल, शीगे जो गाना गाता था उसमें भी वो कंटिन्यूअसली नूरे ओना जैसी स्पिरिट का ही वर्णन करता था। देन यहाँ हमें स्नेक्स का भी रेफरेंस देखने को मिलता है, समुद्र का भी रेफरेंस देख रहे हैं हम, तो हाँ, कंपैरिजंस आप कर सकते हैं, सिमिलैरिटीज हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि कहानी भले ही जापानीज लेजेंड नूरे ओना की नहीं है, लेकिन अगर आप रेफरेंस ड्रॉ करने बैठे तो काफी कुछ सिमिलर दिख जाएगा। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम तोचिगी प्रीफेक्चुरे नाम की किसी जगह को देखते हैं जो कि जापान में स्थित है। रात का समय था और आसपास पुलिस ऑफिसर्स की एक टोली किसी चीज के सर्च में घूम रही थी। एंड सर्च के दौरान उन्हें ग्राउंड पर एक कैमरा और एक बुझा हुआ कैंप फायर मिलता है। इन्हीं ऑफिसर्स में से एक सामने दिख रहे टेंपल के अंदर चेक करने जाती है, जहां दरवाजा खोलते ही उन्हें अपने सामने जमीन पर एक बुक दिखाई देती है और इस बुक पर कहीं से खून की बूंदें टपक रही थी। फिर अचानक वो ऑफिसर ऊपर देखकर चीखती है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। तो यहाँ से सीन एक हॉस्पिटल पे शिफ्ट होता है, जहां हम प्रोफेसर रेयो, उनके ट्रांसलेटर इटोकू और एक पेशेंट को कमरे में देखते हैं, जहां रेयो उस पेशेंट से कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। रेयो उस पेशेंट से पूछते हैं कि उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये सुनकर वो पेशेंट एकदम सहम जाता है, जिसके बाद रेयो उस पेशेंट को एक रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जिसमें केट नाम की लड़की थी और केट ने ही ये रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डिंग में केट बताती है कि ये उसका नया कैमरा है और जल्दी वो जापान जाने वाली है विद अ बॉयफ्रेंड जेम्स। वो जापान अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जा रही थी जिसका टॉपिक है चेंजेस इन रिलीजन, और इस पर रिसर्च करने के लिए वो जापानीज बुद्धिस्ट टेम्पल्स को एक्सप्लोर करना चाहती है। ये क्लिप देखकर पेशेंट, जिसका नाम क्रिस्टोफर था, वो रियो को अपनी कहानी बताना शुरू करता है, या फिर हम कह सकते हैं वो अपनी कहानी को याद करना शुरू करता है। तो कहानी फ्लैशबैक में 5 दिन पीछे चली जाती है, जहां हम केट को क्रिस्टोफर के साथ एक होटल में जाते हुए देखते हैं और इस होटल में केट का बॉयफ्रेंड जेम्स उनसे मिलता है। ये तीनों ओयामा के लिए निकल जाते हैं, जो कि टोक्यो के पास ही स्थित था। क्रिस्टोफर को जापानीज आती थी और वो यहाँ केट और जेम्स का ट्रांसलेटर की तरह मदद करने आया था। तो ओयामा को एक्सप्लोर करते वक्त वो एक दुकान पर पहुंचते हैं, जहां केट को वही किताब दिखती है जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। इस किताब में एक टेम्पल का जिक्र था और क्रिस्टोफर का कहना था कि ये किताब दरअसल में किसी का जर्नल लगता है। इस जर्नल में उन्हें एक स्टैचू भी दिखता है जिसके बारे में कुछ स्ट्रेंज बातें मेंशन करी गई थी। केट इस बुक को खरीदने का मन बना लेती है, लेकिन जैसे ही वो इसे शॉप ओनर के पास लेकर जाती है, शॉप ओनर उसके हाथ में ये किताब देखकर चिंतित नजर आती है और वो कहती है कि वो ये किताब नहीं बेच सकती। बुक ओनर उसे वो बुक लेने से मना करने के साथ साथ अचानक उन्हें बोलने लग जाती है कि शॉप के अब क्लोज होने का समय आ गया, तो तुम लोग बाहर निकलो। ना यहाँ क्रिस्टोफर को देखकर हम नोटिस कर पाते हैं कि वो केट को पसंद करता था और वो उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता था। ऐसे में जब केट उसे कहती है कि उसे वो किताब किसी भी कीमत पर चाहिए, तो क्रिस्टोफर डिसाइड कर लेता है कि वो कैसे भी इस किताब को केट के लिए लेकर आएगा। तो देर रात क्रिस्टोफर उसी शॉप में जाता है, लेकिन यहाँ शॉप के अंदर कोई भी नहीं था। क्रिस्टोफर को लकीली अपने सामने शेल्फ पे ही वो किताब रखी मिल जाती है, जिसे वो उठा लेता है कि तभी यहाँ सिएता नाम का एक छोटा बच्चा आता है और क्रिस्टोफर सिएता से पूछता है कि शॉप की ओनर कहाँ है। सिएता सिंपली रिप्लाई करता है कि अभी वो यहाँ नहीं है।
खैर क्रिस्टोफर सिएता को बताता है कि उसे इस बुक की बहुत जरूरत है और वो सिएता से इसे ले जाने की परमिशन लेकर शॉप से बाहर आ जाता है। तो इसके बाद क्रिस्टोफर इस किताब को लेकर एक छोटे से बार में जाता है और इस बुक को पढ़ने लगता है। क्रिस्टोफर के साथ वाली सीट पे ही बैठा हुआ आदमी क्रिस्टोफर को बताता है कि इस जर्नल में जिस टेम्पल का जिक्र है वहां न जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो टेम्पल क्रिस को बीमार कर देगा। ऐसे में क्रिस टेम्पल के बारे में बार के ओनर से पूछता है और ओनर कहता है कि ये टेम्पल उसके ही गांव में है। साथ ही वो क्रिस को वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बता देता है। खैर बार से लौटते वक्त क्रिस को रोड पे एक ओल्ड लेडी दिखती है जिनकी आंखें नहीं थी और वो ओल्ड लेडी क्रिस को उस टेम्पल में जाने से मना करती है। इस इंसिडेंट से क्रिस काफी डर जाता है और वो भागकर होटल में आकर सो जाता है। अब एक भूतिया या कर्स टेम्पल में जाना, वो भी बिना उसकी कहानी जाने, ये खतरे से खाली नहीं होता। ऐसी ही एक कहानी में रुद्र और उसकी भारतीय ऐतिहासिक सर्वेक्षण टीम उत्तराखंड के एक भूतिया टेम्पल में जाती है और वहां इस टीम के मेंबर एक एक करके गायब होने लगते हैं। तो फिर आगे क्या होगा? क्या रुद्र बच पाएगा? इस कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए आपको कुकू एफएम पे घोस्ट टेम्पल ऑडियो बुक सुनना होगा। देखो कुकू एफएम जो है ना, वो इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 4500 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स है और इन ऑडियो बुक्स को आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। ये ऑडियो बुक्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है और ऐसा इसीलिए क्योंकि कुकू एफएम एक मेड इन इंडिया ऐप है। कुकू एफएम पे आपको बुक समरीज मिल जाएंगी और यहाँ मैं उनसे बात करके आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया हूँ। जी हाँ, आपको बस मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 यूज करना है, जिससे आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल जाएगा। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा। जो सब्सक्रिप्शन 399 का है वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 में। लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए एप्लीकेबल है, तो वेट क्या कर रहे हो? जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, इस पे क्लिक करो। मेरा कोड HAUNTT50 जरूर यूज करना 50% ऑफ के लिए और कुकू एफएम को एंजॉय करो। हैप्पी लिसनिंग। एनीवेज, कमिंग बैक टू स्टोरी, हमने देखा कि क्रिस सो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद क्रिस्टोफर को एक नाइटमेयर आता है जिसमें उसे सिएता, वो बुक स्टोर वाली लेडी और कुछ ऐसे भी लोग दिखते हैं जिनसे वो आज तक नहीं मिला। खैर जब उसकी आंख खुलती है तब वो केट को वही बुक लिए हुए देखता है और केट उससे बुक के बारे में पूछती है। क्रिस्टोफर से बताता है कि वो स्पेशली उसके लिए ही ये बुक लेकर आया था, साथ ही वो टेम्पल तक जाने का रास्ता भी पता लगा कर आया है। ये सुनकर केट बहुत खुश हो जाती है और तुरंत अपना बैग पैक करके विलेज की तरफ निकल पड़ती है। नाउ विलेज आकर वो देखते हैं कि यहाँ काफी शांति है और यहाँ के लोग भी उन्हें देखकर काफी डरे हुए से नजर आ रहे थे। अब जैसे ही वो लोग उस विलेज में अपने होटल के पास पहुंचते हैं तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है जो उनसे इस विलेज में आने की वजह पूछता है। क्रिस्टोफर उस आदमी को उस टेम्पल के बारे में बताता है और ये बात सुनकर वो आदमी काफी कंसर्न नजर आता है और वो उन लोगों को बताता है कि लगभग 10 साल पहले हितोशी नाम के एक छोटे बच्चे को टेम्पल से इनविटेशन आया था। उस बच्चे को कुछ स्ट्रेंज विजन्स आने लग गए थे, जिसके बाद जब वो बच्चा टेम्पल से वापस आया तो उसकी आंखें उसके हाथ में थी। वो आदमी उन्हें बताता है कि वो टेम्पल शापित है और अगर वो लोग समझदार हैं तो उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। केट और जेम्स इन बातों में विश्वास नहीं करते, इसलिए वो सिंपली से इग्नोर करके होटल चलने के लिए कहते हैं। होटल में आकर सामान वगैरह रखने के बाद केट और जेम्स बाहर वॉक के लिए चले जाते हैं और यहाँ क्रिस्टोफर उसी बुक को पढ़ रहा होता है कि तभी उसे होटल की ओनर एक ड्रिंक के लिए अपने यहाँ इनवाइट करती है। क्रिस्टोफर ओनर के रूम में जाता है जहाँ ड्रिंक करते समय वो लोग टेम्पल के बारे में बात करते हैं। अपनी बात के दौरान वो लेडी भी क्रिस्टोफर को टेम्पल के बारे में वही कहानी सुनाती है जो कि यहाँ आने पर उस आदमी ने उन्हें सुनाया था। वो लेडी क्रिस्टोफर से कहती है कि जब से वापस उस टेम्पल के रास्ते खोल दिए गए हैं तब से ही इस विलेज के लोग डरे हुए रहने लगे हैं और कोई भी वहां जाना नहीं चाहता। वो लेडी यहाँ से कप्स वगैरह लेकर चली जाती है और उनके जाने के बाद क्रिस्टोफर अपने कैमरे से उस कमरे को रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने वही बच्चा सिएता आ जाता है जो कि उस रात उसे शॉप में मिला था। क्रिस्टोफर से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पे सिएता रिप्लाइज कि ये तो उसका घर है। फिर सिएता क्रिस्टोफर को बताता है कि वो उसे एक टेम्पल तक ले जा सकता है क्योंकि वो वहां पहले भी जा चुका है। इसी बीच होटल की ओनर यहाँ जाती है और सिएता उनके पीछे पीछे उनके साथ यहाँ से चला जाता है। अब क्रिस्टोफर होटल वापस आ जाता है जहाँ उसे एक अंधा आदमी दिखता है। क्रिस्टोफर उस आदमी के पास जाता है एंड टू अ कंप्लीट सरप्राइज ये आदमी और कोई नहीं बल्कि हितोशी था। जी हाँ, वही हितोशी जो कि बचपन में उस टेम्पल के अंदर गया था। क्रिस्टोफर उनसे टेम्पल के बारे में पूछता है तो हितोशी बताते हैं कि बचपन में सिर्फ वही नहीं थे जो वहां गए थे, बल्कि वहां कुछ और भी बच्चे गए थे जो कि एकदम से गायब हो गए थे।
वो बच्चे वही टेम्पल के पास वाले पहाड़ पर खेल रहे थे। इनफैक्ट काफी रात हो चुकी थी और वो सब वापस नहीं आए। नीचे से गांव वाले ऊपर आकर बच्चों को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वहां टेम्पल में बच्चे तो नहीं मिले, लेकिन एक मंक जरूर मिला। उन सब लोगों ने मंक से बच्चों के बारे में पूछा, तब मंक ने बताया कि उसे नहीं पता कि बच्चे कहाँ हैं, और सबको लगने लगा कि मंक झूठ बोल रहा है, और इसीलिए सब लोगों ने मिलकर मंक को ही जान से मार दिया था। इस घटना के बाद वो बच्चे फिर कभी नहीं मिले और तब से हर साल गांव के लोग प्रार्थना करते रहते हैं कि वो बच्चे वापस आ जाए, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आए। हितोशी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते और यहाँ से चले जाते हैं। खैर, होटल वापस आकर क्रिस्टोफर अपने कैमरा की नाइट विजन चेक कर रहा होता है कि तभी उसे अपने रूम के बाहर एक अजीब सी शैडो दिखाई देती है, जो कि उसके रूम की तरफ ही बढ़ रही होती है। वो उठकर चेक करता है तो वहां बाहर कोई भी नहीं था। तो अगली सुबह क्रिस्टोफर, केट और जेम्स टेम्पल के लिए पहाड़ के रास्ते चल पड़ते हैं, और यहाँ केट और जेम्स क्रिस्टोफर को फॉलो कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रिस को टेम्पल तक जाने का रास्ता पता है। लेकिन दरअसल क्रिस्टोफर तो खुद सिएता को फॉलो कर रहा था। टेम्पल के पास पहुंचने से पहले उन्हें इस एरिया के मेन एंट्रेंस के बाहर एक स्टैचू दिखता है, जिसके सामने क्रिस्टोफर सिएता के कहने पर प्रे करने लगता है, और जेम्स यहाँ आसपास एक्सप्लोर करने अकेला चला जाता है। थोड़ी देर बाद केट और क्रिस्टोफर जेम्स से मिलते हैं, जहां जेम्स उन्हें टेम्पल के पीछे एक पुरानी खदान दिखाता है। जेम्स यहां अंदर जाना चाहता था, लेकिन केट मना कर देती है, जिससे जेम्स थोड़ा अपसेट हो जाता है। आगे उन्हें वही स्टैचू दिखता है जो कि उन्होंने बुक में देखा था, एंड दिस मीन्स कि वो टेम्पल के आसपास आ गए थे। क्रिस बताता है कि बुक में इस स्टैचू को द लिविंग स्टैचू के नाम से बताया गया है, जो कि इस टेम्पल की रखवाली करती है। कुछ ही समय में वो लोग टेम्पल पहुंच जाते हैं, जहां केट और जेम्स टेम्पल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन क्रिस और सिएता टेम्पल के बाहर ही रुकते हैं। सिएता क्रिस को एक बेल खोज कर देता है और बताता है कि अब वो वापस अपने घर जा रहा है। जाने से पहले सिएता क्रिस को वार्न करके जाता है कि रात होने से पहले वो वापस आ जाए, वरना यहाँ कुछ बुरा भी हो सकता है। एंड ठीक इसी समय क्रिस के पीछे हम एक स्ट्रेंज फिगर को नोटिस करते हैं, जो कि नेक्स्ट फ्रेम में ही गायब हो जाती है। खैर, केट और जेम्स टेम्पल से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद क्रिस टेम्पल के अंदर रिकॉर्डिंग करने जाता है और केट बाहर के इलाके में रिकॉर्डिंग करने लगती है। अब यहाँ केट और जेम्स में अनबन हो जाती है, क्योंकि जेम्स के हिसाब से उन्हें अब यहाँ से चल देना चाहिए, लेकिन केट को लगता है कि जेम्स ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो उसके काम में इंटरेस्ट नहीं लेता। जेम्स केट को यहाँ अकेला छोड़ देता है और दूसरे एरिया में घूमने लगता है। नाउ केट को रिकॉर्डिंग करते वक्त ऐसा महसूस होता है एज इफ उसके सामने से कोई गया हो। केट जेम्स को आवाज लगाती है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चलने का डिसाइड करते हैं और वो क्रिस को लेने जाते हैं। वहीं क्रिस तो टेम्पल के अंदर था, जिसे टेम्पल के फ्लोर में एक क्रैक दिखता है और वो उसके अंदर कुछ हलचल महसूस करता है। तभी अचानक उस क्रैक में से एक हाथ बाहर आता है, जो कि क्रिस को अंदर खींच लेता है। समय रहते केट और जेम्स यहाँ आ जाते हैं और क्रिस को बाहर निकाल लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अब क्रिस का पैर टूट चुका था। उन लोगों को अब रात तक यहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि अब सुबह होकर ही वो बाहर से नीचे उतरकर हेल्प के लिए जा सकते थे। वो लोग टेम्पल के बाहर एक कैंप फायर जलाते हैं और इसी दौरान जेम्स आग जलाए रखने के लिए और लकड़ियां लेने चला जाता है। यहाँ केट और क्रिस अकेले रह गए थे, जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे थे, और इन्हीं बातों से हमें पता चलता है कि एक्चुअली में केट और क्रिस पहले रिलेशनशिप में रह चुके थे और अब केट प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा भी उसका और क्रिस का ही था। जी हाँ दोस्तों, केट ये बात अभी तक जेम्स को नहीं बताई थी, बट शी एश्योर्स क्रिस कि वो जेम्स के लौटते ही उसे ये सब बता देगी। तभी अचानक जेम्स यहाँ आ जाता है और केट से पूछता है कि वो उसे क्या बताने वाली थी। केट घबरा जाती है और जेम्स समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। केट और जेम्स टेम्पल के अंदर जाकर बात करते हैं और यहाँ क्रिस बाहर से साफ देख पा रहा था कि वो दोनों अंदर झगड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद जेम्स बाहर आता है और क्रिस के सामने खाने का एक बैग और कुछ पानी की बोतल्स रखता हुआ बोलता है कि वो नीचे विलेज जा रहा है और सुबह वो किसी को हेल्प के लिए भेज देगा। ऑब्वियसली इस बिहेवियर से हम भी समझ जाते हैं कि जेम्स को सच पता चल गया है और वो फिलहाल काफी गुस्से में था। केट उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनता और चला जाता है। अब यहाँ जेम्स के साथ एक अजीब चीज होने लगती है। नो मैटर वो कौन सा रूट ले, वो वापस घूम फिर कर उसी जगह पे बार बार आ रहा था जहाँ पे लिविंग स्टैचू था। वहीं दूसरी तरफ केट कैंप फायर के लिए और लकड़ियां लेने जाती है, जहां उसका टॉर्च जवाब दे देता है और केट डिसअपॉइंटेड होकर रोने लगती है। एंड एज एन ऑडियंस हम केट के ठीक सामने कई छोटे बच्चे के घोस्ट्स को देखते हैं। थोड़ी देर बाद केट वापस आती है और वो क्रिस को टेम्पल के अंदर ले जाती है, जहां वो दोनों सो जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू जेम्स, वो एक और बार उसी लिविंग स्टैचू के पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वहां वो स्टैचू अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। तभी अचानक से उसे उस स्टैचू की तरह ही दिखने वाला एक डीमन सामने खड़ा दिखता है, जो कि उस पर अटैक कर देता है। यहाँ केट और क्रिस को भी उस डीमन की आवाज सुनाई देती है और केट समझ जाती है कि जेम्स किसी मुसीबत में है और केट उसे बचाने पहाड़ की तरफ चली जाती है।
क्रिस को भी टेम्पल के बाहर एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। क्रिस टेम्पल के अंदर किसी तरह रेंगते हुए जाता है और अपने आप को टेम्पल में बंद कर लेता है। दूसरी तरफ केट को यहाँ जेम्स की टॉर्च लाइट दिखाई देती है, जिसे फॉलो करते करते वो उसी खदान के पास पहुंच जाती है जहां अंदर जाने पे उसे स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियां दिखाई देती हैं। यहाँ से नीचे जाने पे उसे 2 केव्स मिलती है और वो लेफ्ट वाली केव पे आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ने पे उसे एक डेड एंड मिलता है और यहाँ हम उसके पीछे वही डिमोनिक फिगर को देखते हैं जिसने जेम्स पे अटैक किया था। कुछ ही दूर पे वो जेम्स को भी खड़ा देखती है, बट अनफॉर्चुनेटली जेम्स की हालत बहुत खराब थी। इनफैक्ट वो पजेस नजर आ रहा था। केट बचकर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ उसका एग्जिट अपने आप ही ब्लॉक हो गया था, विच मेंट कि अब वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। दूसरी तरफ क्रिस, जो कि अपने आप को टेम्पल में सेफ समझ रहा था, उसके साथ भी कुछ अजीब होता है। टेम्पल के फ्लोर से कई डिमोनिक बच्चे बाहर आने लगते हैं जो कि क्रिस के सामने खड़े थे। क्रिस भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो डेमोनिक बच्चे उस पर अटैक कर देते हैं। नाउ यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हमें पता चलता है कि क्रिस ये सभी इंसिडेंट अपने अंदर ही रिकॉल यानी कि याद कर रहा था और रेओ उससे अब भी सवाल जवाब कर रहे थे। रेओ पूछते हैं कि केट के साथ क्या हुआ, जिस पर क्रिस कुछ नहीं बोलता, बस वो इतना कहता है कि सिएता यहाँ क्या कर रहा है। रेओ कहते हैं कि विलेज में कोई भी सिएता नाम का बच्चा है ही नहीं। इसके बाद हम हर उस सीन का एक मोन्टाज देखते हैं जहां क्रिस सिएता से मिला था, और इस बार हम देखते हैं कि दरअसल सिएता किसी और को दिख ही नहीं रहा था। जी हाँ दोस्तों, रेओ क्रिस से कहता है कि हमें पता है कि जेम्स को तुमने ही मारा है। इसी के साथ हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां जेम्स को वो डीमन नहीं बल्कि क्रिस ही मार रहा था। क्रिस को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है और वहां क्या हुआ था। रेओ अपने डिपार्टमेंट में कॉल करके बताते हैं कि क्रिस सच नहीं बता रहा है, और ठीक तभी हम रूम के बाहर ही एक बेंच पे सिएता को देखते हैं जिसकी आंखें डिमोनिक ब्लैक हो जाती है। ऐसा होते ही क्रिस कमरे के अंदर पजेस्ड हो जाता है और वो एक पेन से रेओ के ट्रांसलेटर इटोकू पे अटैक करके उसे मार देता है। मूवी के क्लोजिंग सीन में हम उसी होटल के ओनर को देखते हैं जो कि यहाँ उन बच्चों की फोटो के आगे एक कैंडल रख रही थी जो कि सालों पहले यहाँ से गायब हो गए थे, और यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि सिएता भी दरअसल उन्हीं बच्चों में से था जो कि कई साल पहले गायब हुआ था। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी टेम्पल फिल्म की कहानी, एंड आई नो कि आपके मन में इस फिल्म के एंडिंग को लेकर कुछ सवाल होंगे। सो डोंट वरी, मैं आपको अपनी पर्सनल थियरीज बताता हूँ। सो बेसिकली मूवी में काफी कुछ हम व्यूअर्स के इमेजिनेशन पे छोड़ा गया है, लेकिन अगर मैं थियराइज करूँ तो शायद उस टेम्पल में कोई इविल प्रीस्ट रहता होगा जिसने उन बच्चों के ग्रुप को इविल एंटिटीज में बदल दिया या फिर उन्हें मार दिया, जिसके बाद वो बच्चे और भी लोगों को अपने आर्मी में शामिल करने लग गए। अब यहाँ आर्मी से मेरा मतलब है उन डिमोनिक एंटिटीज का ग्रुप। इसका सबसे सही एग्जांपल है जेम्स, जो कि डीमन के अटैक से मरा नहीं था बल्कि वो खुद भी एक डिमोनिक एंटिटी में बदल गया था। एंड टू सम एक्सटेंट ये भी कहना ठीक ही होगा कि वो किताब कर्स थी। उस शापित किताब की वजह से ही क्रिस सिएता के कांटेक्ट में आया, जिसके बाद सिएता ने क्रिस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और उसके हाथों अपने विक्टिम्स को टेम्पल तक पहुंचाया, एंड इनफैक्ट उसके ही हाथों उन्हें जान से भी मरवाया। अब आपने गौर किया होगा तो ये किताब कोई एक फॉर्मल बुक नहीं थी बल्कि एक जर्नल की तरह थी। तो हो सकता है इस जर्नल को उस प्रीस्ट ने ही लिखा होगा या फिर उस मंक ने जो कि उस टेम्पल में रहता था जिसे गांव वालों ने मार दिया था। तो अब ये किताब कर्स्ड है और अपने विक्टिम्स को ल्योर करती है। नाउ कमिंग टू क्रिस, वेल क्रिस ही था जो कि बाकी लोगों को मार रहा था, और इस बात का एविडेंस हमें मूवी के कुछ एंडिंग सीन में दिख जाता है जहां क्रिस सिएता के कंट्रोल में आकर इकोटू को जान से मार देता है। दिस सर्टेनली प्रूव्स कि क्रिस ने शायद केट और जेम्स पे भी अटैक किया होगा। अब उस टेम्पल की असली कहानी क्या थी, वहां उन बच्चों के साथ क्या हुआ और वो घोस्ट्स कौन थे जिन्हें क्रिस देख पा रहा था, ये सब हमें फिल्म में नहीं बताया गया है। लेकिन गेस किया जाए तो शायद उसी इविल प्रीस्ट या मंक ने उन बच्चों को डीमन बना दिया होगा या फिर उन्हें मार दिया होगा, जिसके बाद वो डीमन बन गए और इस टेम्पल का कर्स शुरू हुआ। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि इस टेम्पल का हर विक्टिम मानो टेम्पल का फॉलोअर बन जाता है, जिसका काम है दूसरे लोगों को यहाँ तक लाकर उन्हें भी विक्टिम बनाना, मानो वो किसी तरह की फौज खड़ी कर रहे हों। अब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको याद हो तो सिएता ने क्रिस को बोला था कि शाम से पहले वापस आ जाना। तो अगर सिएता क्रिस से बस गलत काम ही करवाना चाहता था, उससे विक्टिम्स को ल्योर करना चाहता था, तो फिर वो उसे सजेशन क्यों दे रहा था? तो यहाँ मेरा थियरी ये है कि वो जो बच्चे हैं वो चाह कर डीमन नहीं बने हैं, बल्कि उनके मर्जी के खिलाफ उन्हें डीमन बनाकर उनसे काम करवाया जा रहा है। ये काम ऑब्वियसली मंक ही कर रहा होगा या फिर उस टेम्पल का किसी तरह का कर्स होगा। तो कभी कभी वो बच्चे हेल्प तो करना चाहते होंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनका काम है विक्टिम्स को इस टेम्पल तक लाना, उनकी फौज खड़ी करना, जो कि वो एंड में करेंगे ही। और इस डिमोनिक एंटिटी के इन्फ्लुएंस में इंसान किसी को भी मार सकता है।
तो बस यही थी मूवी टेम्पल की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।